के 40 घंटे के छापे और तलाशी अभियान के कारण पश्चिम बंगाल में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में करोड़ों रुपए के घोटाले के संबंध में सोमवार की सुबह रियल एस्टेट प्रमोटर अयान शील की गिरफ्तारी हुई। शील के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री बरामद होने के बाद ईडी के जांच अधिकारियों को इस संबंध में कुछ सुराग मिले हैं। सूत्रों ने कहा कि ऐसा ही एक एसएमएस शुक्रवार देर शाम तक रहस्यमयी महिला का था, जो शील को उनके निवास से ईडी अधिकारियों के आने की चेतावनी दे रही थी। सूत्रों ने कहा कि मैसेज में महिला ने शील को जरूरी दस्तावेज हटाने के बाद वहां से चले जाने की सलाह भी दी थी। ये संदेश ईडी के अधिकारियों द्वारा कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में सॉल्ट लेक में शील के आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान शुरू करने से 12 घंटे से भी कम समय पहले आया था। हालांकि जांच के अधिकारियों ने संदेश भेजने वाले एक विवरण को ट्रैक कर लिया है, लेकिन वे फिलहाल उसके नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं। ईडी के अधिकारी जल्द ही इस रहस्यमयी महिला से इस मामले में पूछताछ करने की योजना बना रहे हैं। शील के आवास पर छापे और तलाशी अभियान ने भर्ती घोटाले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच में एक नया आयाम खोल दिया है। ईडी द्वारा आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं में कर्मचारियों की भर्ती में भारी अनियमितताएं हुई हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में सरकारी स्कूल में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती में घोटाले की प्रकृति के समान है। अयान शील पर पश्चिम बंगाल सरकारी स्कूल में शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती में करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर संघ और बीजेपी पर सीधा हमला किया है। अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पूरा भारत मानते हैं और साथ ही इस मामले पर ट्वीट भी किया है। The Prime Minister is one Indian person. He is not India. No matter how delusional he might be, no matter how arrogant he might be, he is not this country. तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो अपने ऊपर बार बार होने वाले राजनीतिक हमलों, उनके घर पुलिस भेजे जाने या उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए जाने से भयभीत नहीं हो सकते। वो सच्चाई में विश्वास करते हैं और हमेशा इसके साथ खड़े रहे हैं। Many people might be scared of the BJP, of Narendra Modi, of the RSS, of the police. I'm not scared of them. In the least, I'm not scared of them. And that is their problem. Their problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people. They cannot do it to me. And there is a reason. The reason is I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. 19 मार्च को दिल्ली पुलिस की एक टीम राहुल गांधी के आवास पर पहुंची थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने श्रीनगर में कहा था कि देश में अभी भी महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है। उनके इस बयान को लेकर पुलिस उनसे जानकारी लेने पहुंची थी कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिनके साथ ऐसा हुआ। पुलिस का कहना है कि वो उन महिलाओं की जानकारी चाहते हैं ताकि उन्हें न्याय मिल सके। हालांकि राहुल गांधी ने जानकारी देने के लिए थोड़ा समय मांगा है। दिल्ली में एलजी और राज्य सरकार के बीच लगातार घमासान मचा हुआ है। 20 मार्च को रात करीब 9:30 बजे एलजी के पास दिल्ली बजट की कॉपी पहुंची और एलजी ने करीब 10:30 बजे साइन करके वापस भेज दी। लेकिन फिर भी केंद्र सरकार ने 21 मार्च को दिल्ली विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को पेश करने पर रोक लगा दी है। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के बजट को नहीं रोकने की गुहार लगाई। अपने पत्र में सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के बीते 75 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य का बजट रोका गया है। सही नहीं है, खरा नहीं है। आप इस पर चर्चा कर लीजिए कि केंद्र सरकार का कोई बाबू बताएगा दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा को कि आपका बजट क्या होना चाहिए। ये कैसे संभव है? एक अप्रजातांत्रिक और एक असंवैधानिक व्यवस्था दिल्ली के ऊपर थोपी जा रही है, जो कि गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है।
वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आम आदमी पार्टी के आरोपों का करारा जवाब दिया। 17 को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठ जाते हैं। 18 तारीख को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 19 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 20 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, पूरा दिन दबा के बैठते हैं और 20 तारीख को 9:30 बजे रात को ये चिट्ठी भेजते हैं। 20 तारीख को 9:30 बजे चिट्ठी भेजते हैं और 10 बजे एलजी साहब ने हस्ताक्षर कर दिए। देखिए, नन ऑफ दीज, जो भी रिकमेंडेशन एलजी देते हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, यही डेमोक्रेसी है। दरअसल 20 मार्च के शाम तक दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सब कुछ सामान्य था। हर ओर 21 मार्च को पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चाएं हो रही थी। आम दिल्ली वालों को भी इंतजार था कि आखिर इस बार बजट में उनके लिए क्या खास होगा। लेकिन रात 8 बजते बजते 20 मार्च को सब कुछ बदल गया और दिल्ली के बजट पर रोक लग गई। गोल्डी बराड़ को बात करनी है तेरे बॉस सलमान से। इंटरव्यू देख ही लिया होगा उसे, शायद नहीं देखा हो तो बोल देना देख लेगा। मैटर क्लोज करना है तो बात करवा देना, फेस टू फेस करना हो तो बता देना। अभी टाइम रहते बता दिया है, अगली बार झटका ही देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंशिका गुप्ता। दरअसल ये धमकी सलमान खान को किसी और ने नहीं बल्कि गोल्डी बराड़ ने दी है, जो लंबे वक्त से सलमान को जान से मारने की नसीहत देता आ रहा है। धमकी मिलने के बाद से सलमान के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एक्टर की फैमिली ने उन्हें आउटडोर शूटिंग से बचने की सलाह दी है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की टीम को धमकी भरा ईमेल मिला है। ये ईमेल 18 मार्च 2023 को दोपहर करीब 1:46 पर आया, जिसे सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के मेल पर भेजा गया था। इस मेल पर गोल्डी बराड़ का जिक्र है। एक्टर को धमकी दी कि गोल्डी बराड़ से बात कर ले वरना अगली बार झटका ही मिलेगा। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने सलमान खान के मैनेजर की शिकायत पर गोल्डी बराड़ और लॉरेंस के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला केस में चर्चा में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था। बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी दी थी कि काले हिरण को मारने वाले मामले में माफी मांग ले वरना इंतजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। साथ ही आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देते हैं कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला केस में चर्चा में आए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था। बठिंडा जेल में बंद लॉरेंस ने सलमान खान को धमकी दी थी कि काले हिरण को मारने वाले मामले में माफी मांग ले वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। बता दें हम साथ साथ हैं, फिल्म के दौरान काले हिरण के शिकार मामले में सलमान खान पर तमाम आरोप लगाए थे। दरअसल बिश्नोई समाज में काले हिरण की काफी मान्यता है और ये समाज काले हिरण को पूछता है। साथ ही पिछले कुछ महीनों पहले सलमान खान के पिता सलीम खान को एक धमकी भरी चिट्ठी मिली थी, जिसमें सलमान का हाल सिद्धू मूसेवाला जैसा करने की धमकी दी गई थी। सलमान का कहना था कि इससे पहले उनको साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी दी थी, लेकिन मैं नहीं जानता कि गोल्डी बराड़ कौन है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ ही था, जिसने सिंगर की मौत की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई बराड़ का बेहद करीबी माना जाता है और उसी के कहने पर यह पूरी साजिश रची गई थी। गोल्डी बराड़ फिलहाल फरार है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं। लंदन में भारतीय लोकतंत्र से संबंधित टिप्पणियों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने 21 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का मीर जाफर करार दिया और कहा कि उन्हें अपने बयानों के लिए माफी मांगनी ही होगी। पात्रा ने कहा कि इतिहास खुद को दोहराता है। जैसे मीर जाफर ने नवाब बनने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी, उसी तरह राहुल गांधी भी अपने शर्मनाक एजेंडे के तहत विदेशों से मदद मांग रहे हैं। राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ what मीर जाफर डिड। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं।
अंग्रेजों का शासन। It would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपॉलोजाइज। गौरतलब है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण पिछले हफ्ते लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही बाधित रही और अन्य कामकाज भी नहीं हो सके। 20 मार्च को भी दोनों सदनों में इन मुद्दों पर हंगामा हुआ और कोई कामकाज नहीं हो पाया। हाल ही में लंदन में एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर बर्बर हमला हो रहा है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा था कि अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के लोकतांत्रिक हिस्से इस पर ध्यान देने में नाकाम रहे, जिसके बाद से ही बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। क्या हो कि आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हों और उसी समय वहां लगे टीवी पर पॉर्न वीडियो चल जाए। कुछ ऐसी ही घटना कल बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर हुई। इसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को हटा दिया गया और उसके खिलाफ आरपीएफ और जीआरपी ने अलग अलग केस दर्ज कर लिए हैं। ऐसे में मैं सलोनी सरीन आज आपको बताती हूं कि भारत में पॉर्न देखना गैर कानूनी है या नहीं, और पॉर्न मिलने को दूसरे से शेयर करने पर क्या सजा हो सकती है। क्या पॉर्न देखना गैर कानूनी है? आइए जानते हैं। दरअसल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ कर दिया कि निजी या प्राइवेट स्पेस में पॉर्न देखना गलत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजी कमरे में पॉर्न देखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप प्राइवेट स्पेस या अकेले में पॉर्न देख रहे हैं तो ये पूरी तरह से वैध और कानूनी है। लेकिन अगर आप पब्लिक स्पेस में पॉर्न देख रहे हैं तो ये अश्लीलता की श्रेणी में आता है और इसे अपराध माना गया है। पोर्नोग्राफी पर क्या है कानून? भारत में अश्लील वीडियो या फिर फोटो देखने, डाउनलोड कर मोबाइल में रखना और वायरल करना अपराध है। ऐसे करने पर आईटी एक्ट की धारा 67, 67A, 67B के तहत जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। धारा 67 के तहत पॉर्न कंटेंट देखने, डाउनलोड करने और वायरल करने पर पहली बार 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने की सजा है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी के साथ धारा 67A के तहत मोबाइल में पॉर्न कंटेंट रखने और वायरल करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। वहीं धारा 67B कहती है कि अगर किसी के मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा वीडियो या फोटो मिलता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख के जुर्माने की सजा होगी। दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना चुकाना होगा। आईपीसी में भी क्या सजा का प्रावधान है, आइए जानते हैं। पोर्नोग्राफी या अश्लीलता को लेकर आईपीसी की धारा 292 और 293 में इसके लिए सजा का प्रावधान अलग से दिया गया है। धारा 292 के तहत अश्लील वस्तुओं को बेचने, बांटने, प्रदर्शित करने या प्रसारित करना अपराध है। ऐसा करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल तक की जेल और 2000 तक का जुर्माना लग सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 5 साल तक की जेल और 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। जबकि धारा 293 के तहत 20 साल से कम उम्र के व्यक्ति को अश्लील वस्तु दिखाना, बेचना, किराए पर देना या बांटना अपराध है। ऐसा करने पर पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल और 2000 रुपए की सजा का प्रावधान है। दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की जेल और 5000 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है।